Hello students, welcome to Prelims Revision Series 2024. This is lecture number 21, okay, presented by Easy Aspy. Okay, so first topic of the day. It is about that United Nations Environment Assembly जो कहती है कि extraction and use of world resources have grown almost 3 times more in 50 years. Okay, तो यहाँ पर एक रिपोर्ट आई थी ग्लोबल रिसोर्स आउटलुक। रिपोर्ट की फीचर जानने की जरूरत नहीं है, बस इतना ही याद रख लो कि इट इज रिलीज बाय यूएनईपी। और यूएनईपी के बारे में हम लोग ऑलरेडी पहले कई बार बात कर चुके हैं, जिसका हेडक्वार्टर है आपके नायरोबी कीनिया में। इसका जो भी ये रिपोर्ट आई है ये आपको मेंस में काम कर सकती है, बट यहाँ पर प्रीलिम्स में कुछ नहीं पूछा जाएगा एक्सेप्ट कि विच बॉडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिलीजिंग दिस रिपोर्ट। Right, consumption and use of resources is largely driven by demand in upper income countries. Most importantly, global production and consumption of material resources have grown more than 3 times over last 50 years. तो और ज्यादा माइनिंग हो रही है, और ज्यादा पोल्यूशन हो रहा है, रिसोर्स का एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है। एक्सट्रैक्शन एंड प्रोसेसिंग की बात की है यहाँ पर, तो ये इसका जो प्रोसेसिंग है उसमें बहुत ज्यादा ग्रीन हाउस गैस एमिशंस होते हैं। डिमांड ज्यादा हो रही है, रिसोर्स का एक्सट्रैक्शन प्रोसेसिंग और ज्यादा हो रही है। हमने क्रिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक मिनरल्स के टाइम पर भी बात की थी, मेजॉरिटी प्रोसेसिंग चाइना करता है, और उसका रीजन भी यही है कि यूएस भी जो माइनिंग करता है वो प्रोसेसिंग के लिए भेज देता है चाइना में। क्यों? क्योंकि वहां पर ये बहुत पॉल्यूटिंग प्रोसेस होता है, तो वो अपनी कंट्री में करना प्रेफर नहीं करता है, और वो कंपनी से प्रेफर नहीं करती क्योंकि वो उनको एक्सपेंसिव पड़ता है यूएसए में। ओके, हाँ, इसके अलावा रिपोर्ट शोज दैट ग्लोबल इनइक्वालिटी वेयर लो इनकम कंट्रीज कंज्यूम 6 times लेस मटेरियल कंपेयर टू वेल्दी नेशंस। द रिपोर्ट हाईलाइट that upper middle income countries have more than double their resource utilization over past 5 decades to facilitate own infrastructure growth। ठीक है, ये सब बातें ये है यूएनईपी जिसने रिलीज की थी रिपोर्ट। तो इसके बारे में हम ऑलरेडी कई बार बात कर चुके हैं। 1972 में बना था ये। इसका हेडक्वार्टर है नायरोबी कीनिया में। मोस्टली ये क्या करता है, ये ग्लोबल एनवायरमेंट एजेंडा सेट करता है। इम्प्लीमेंटेशन उनके अलग अलग डायमेंशंस के फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे फोकस है। एंड इंपॉर्टेंट है इसकी रिपोर्ट्स, जैसे फर्स्ट एमिशन गैप रिपोर्ट, ग्लोबल एनवायरमेंट आउटलुक जो रिपोर्ट हमने अभी देखी, उसके अलावा फ्रंटियर्स, इन्वेस्ट इन हेल्दी प्लैनेट एंड सो ऑन। ओके, तो ये कई बार पूछी गई है आपसे एग्जाम में, एमिशन गैप रिपोर्ट। ग्लोबल एनवायरनमेंट आउटलुक इस बार पूछे जाने की पॉसिबिलिटी है। फ्रंटियर याद रखिएगा, बाकी उसको छोड़ सकते हैं आप। कई कैंपेन्स भी चलाता है अवेयरनेस के लिए, बीट पॉल्यूशन, UN 75, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, वाइल्ड फॉर लाइफ एटसेट्रा। ओके, पहले हम लोग ये हाइड्रोजन वगैरह की बात कर चुके हैं। अभी हमने केरल में एक फेरी लॉन्च की है, प्राइम मिनिस्टर जी ने उसको इनॉग्रेट किया था। तो उसके कंटेक्स्ट में हमने ये सब जाना है। पहले ग्रीन हाइड्रोजन क्या होती है, टर्कोइज, ब्लू, ग्रे एंड सो ऑन। ग्रीन हाइड्रोजन यानी कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रोलिसिस करने के लिए जो इलेक्ट्रोलाइजर यूज किया जा रहा है, वो एनर्जी आ रही है रिन्यूएबल एनर्जी से, इसलिए हम इसको ग्रीन हाइड्रोजन कह रहे हैं। टर्कोइज यानी कि वो कहीं ना कहीं मीथेन के थ्रू आ रही है। और प्रोसेस कौन सा यूज हो रहा है इसको बनाने के लिए, टर्कोइज हाइड्रोजन को, पायरोलिसिस। सिमिलरली ग्रे हाइड्रोजन की बात करें तो ये गैसिफिकेशन वगैरह से आती है, और इसमें जो एनर्जी यूज हो रही है वो आती है आपकी मीथेन से या फिर कोल से, यानी कि काफी पॉल्यूटिंग सोर्स है। यानी कि हम कह रहे हैं ग्रीन हाइड्रोजन हमारा रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है, लेकिन उसमें जो हम सोर्स यूज कर रहे हैं वो तो मीथेन और कोल से बन के आ रहा है, तो वो पूरी तरीके से एनवायरमेंट फ्रेंडली नहीं है, राइट। दिस एसएमआर इज स्टीम मेथड मीथेन रिफॉर्मिंग, हम पहले के लेक्चर्स में देख चुके हैं ये सब। यहाँ पे सिर्फ मैंने इसको एक बार दोबारा प्रेजेंट कर दिया ताकि आपको याद हो जाए, कई बार आ जाएगा मैचिंग करने के लिए, तो पता होना चाहिए। ओके, ब्लू हाइड्रोजन में भी हम प्रोसेस यही यूज कर रहे हैं, ग्रे वाला, लेकिन यहाँ पर जो कार्बन एमिशन होंगे ना उनको हम कैप्चर करेंगे, स्टोर करेंगे। ओके, एनवायरमेंट में रिलीज नहीं होने देंगे, बस यही फर्क है ब्लू और ग्रे में। 10th शेड्यूल काफी ज्यादा न्यूज में रहा है पिछले कुछ टाइम में, तो इसमें मुझे आपको दो चार केसेस बताने हैं। जैसे मणिपुर का जब एक केस हुआ था तो उसमें जजमेंट आई थी, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था 3 मंथ की टाइम लिमिट होनी चाहिए स्पीकर पे, कि 3 मंथ में स्पीकर शुड डिसाइड उसे क्या करना है। क्योंकि कई बार क्या है कि स्पीकर जो होता है ऑब्वियसली वो पहले उस पार्टी में रहा होगा जो इस वक्त पावर में है, तो बायसनेस बहुत देखी जाती है। कई बार वो डिपेंडिंग कि मेंबर्स कौन से इन्वॉल्व हैं, सिचुएशन क्या है, या तो वो बहुत जल्दी जजमेंट देता है या बहुत ज्यादा डिले करके देता है। जैसे महाराष्ट्र के केस में ऑलमोस्ट साल भर खराब कर दिया उसने। ओके, तो यहाँ पर मणिपुर जजमेंट एक केस आया था, उसमें 3 मंथ की टाइम लिमिट प्रपोज की थी। ओके, तो इसी तरह की चीजें आप वे फॉरवर्ड में यूज भी करते हो अपने एग्जाम्स में।
सिमिलरली क्योतो होलोहन केस बहुत फेमस केस था 10th शेड्यूल का। इनफैक्ट ये केस था जो आई थिंक 2016 में ये प्रॉपर मेंस में क्वेश्चन आया था, क्योतो होलोहन केस। देखिए उस टाइम बहुत कम ही लोग जानते थे इसके बारे में। Establish that 10th schedule is not an unreasonable restriction on free speech and speaker's order is subject to judicial review। इससे पहले ये माना जाता था कि स्पीकर जो भी डिसाइड करेगा वो फाइनल होगा, उसको आप चैलेंज नहीं कर सकते। बट इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नो, यहाँ पर जब स्पीकर डिसाइड कर रहा है तो वो फंक्शन कर रहा है एज अ जज के, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी की तरह वर्क कर रहा है, तो उसका डिसीजन जो है वो जुडिशियल रिव्यू के डोमेन से बाहर का नहीं है, आप चैलेंज कर सकते हो। सिमिलरली रवि नायक एंड बाला साहेब पाटिल एक केस आया था, इसमें था वॉलेंटरली गिविंग अप द मेंबरशिप। ये क्राइटेरिया होता है अंडर 10 शेड्यूल जिससे आप डिफेक्शन माना जाता है। ओके, तो यहाँ पे इसने डिफाइन किया था प्रॉपर दैट वॉलेंटरी गिविंग अप ऑफ मेंबरशिप नॉट लिमिट टू रेजिग्नेशन ओनली बट इन्फर्ड फ्रॉम वेरियस फॉर्म ऑफ कंडक्ट। लाइक अगर आपने बाहर पार्टी के अगेंस्ट कुछ बोल दिया है तो वो भी कई बार इस तरीके का माना जा सकता है। दीज इंक्लूड रिमेनिंग इनकम्युनिकेबल, यानी कि आप जैसे आजकल हो रहा है कि होटल में लिए जाते हैं सब लोगों को, तो आप रीचेबल नहीं हो, आप अपनी खुद की पार्टी के लीडर्स के लिए भी रीचेबल नहीं हो, तो अगर ऐसी भी सिचुएशन है तो वो माना जा सकता है। भले ही आपने रिजाइन किया ना किया हो, लेकिन वो माना जा सकता है कि आप निकल गए हो यहाँ से। फेल टू अटेंड पार्टी मीटिंग्स, एंगेजिंग इन एक्टिविटीज अगेंस्ट दी पार्टी इंटरेस्ट, पब्लिक में जाके आप पार्टी के अगेंस्ट ही बोलना शुरू कर दो, तो इस तरह की चीजें मानी जाएंगी वॉलेंटरली गिविंग अप द मेंबरशिप। Then comes Vishwanathan case. It ruled that an expelled member remains part of their old party unless joining a new one. Okay, तो immediate disqualification avoid करने के लिए कहा गया था। शिवसेना का जो केस है, इसने मैंडेट किया था दैट इलेक्शन कमीशन शुड यूज द ऑर्गेनाइजेशनल टेस्ट टू डिटरमिन ए पार्टीज रियल रिप्रेजेंटेशन नॉट जस्ट लेजिस्लेटिव मेजोरिटी। और ये मैंने आपके साथ न्यूज पैनलिसिस में अच्छे से डिस्कस किया है। एक होती है लेजिस्लेटिव मेजोरिटी, यानी कि जो एमएलए बैठे हैं उनमें से अधिकतर एमएलए पार्टी के किस फैक्शन को सपोर्ट कर रहे हैं। जैसे शिंदे ग्रुप को सपोर्ट कर दिया था अधिकतर एमएलए ने, ठीक है, और स्पीकर ने वही मान ली मेजोरिटी, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये हमारी जजमेंट के अगेंस्ट गया है। हमने कहा था सिर्फ लेजिस्लेटिव मेजोरिटी मत देखिए, उस पार्टी की ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन जो पार्टी मेंबरशिप है उसमें किस फैक्शन के पास मेजोरिटी है वो देखिए, क्योंकि वो टेस्ट करना था। तो ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ओके, अब जो पार्टीज होती हैं ये डिफेक्शन को मैनिपुलेट किस तरह से करती हैं। देखिए कई तरीके। पहले तो प्री डिफेक्शन टैक्टिक्स, ये लोग कहते हैं कि ये जो स्पीकर होगा ना यही ऑनेस्ट नहीं होगा। अब जैसे शिवसेना की का रूल था पहले महाराष्ट्र में, तो वहां पर ऑब्वियसली बात है कि उन्होंने स्पीकर अपना बनाया होगा। ऑब्वियसली न्यूट्रल माना जाता है बट प्रैक्टिकली न्यूट्रल होते नहीं है, तो स्पीकर वहां माना गया होगा। तो भी शिंदे ग्रुप को हमेशा ये रहा होगा, या बीजेपी जो उनके साथ अब गठबंधन में आई है, कि ये स्पीकर बायस्ड होगा। तो इस स्पीकर के अगेंस्ट ही पहले वो लोग नो कॉन्फिडेंस मोशन ले आते हैं कि इस स्पीकर को निकालो, दूसरा स्पीकर बनाएंगे, फिर आगे बात बढ़ेगी। तो ये प्री डिफेक्शन टैक्टिक्स कहलाती हैं। पोटेंशियल डिफेक्टर्स ऑफन राइट इन नो कॉन्फिडेंस लेटर अगेंस्ट द स्पीकर बिफोर डिफेक्टिंग एंड दे ऑफन इन्वोक ए लूजली ड्राफ्टेड पैराग्राफ इन नबन रेबिया केस एज जस्टिफिकेशन। ये पॉइंट छोड़ दीजिए, लेकिन ये पॉइंट याद रखिए कि पहले स्पीकर की अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन ले आओ, ये बताने के लिए कि हमें आप में बिल्कुल बिलीव नहीं है कि आप बायस नहीं होगे। सेकंड इज कि स्पीकर की बायसनेस देखी भी जाती है, जैसे कि महाराष्ट्र के केस में देखी गई। ठीक है, स्पीकर मोस्टली रूलिंग पार्टी जो रही होगी उसी ने इलेक्ट किया होगा उसको, तो उसमें एक बायसनेस देखने को मिलती है कई बार। दे डिले और स्पीड अप डिस्क्वालिफिकेशन डिसीजन बेस्ड ऑन डिफेक्टर्स न्यू एफिलिएशन अफेक्टिंग द ऑपोजिशन एंड रूलिंग पार्टी डिफेक्टर्स डिफरेंशिएटली। सो दीज आर द टू टैक्टिक्स। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन एंड पार्टी सिंबल, उसके बाद डिफेक्टर्स क्लेम कर देते हैं कि हम अलग हुए हैं इस पार्टी, जैसे शिवसेना से शिंदे ग्रुप अलग हुआ, लेकिन उसने ये क्लेम कर दिया कि हम ही असली शिवसेना है, ये पार्टी का जो सिंबल है, पार्टी का जो नेम है वो हमें दिया जाए। तो ये डिफेक्टर्स दे फाइल ए क्लेम विद द इलेक्शन कमीशन टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज द रियल पार्टी सीकिंग द पार्टी सिंबल एंड इलेक्शन कमीशन ऑफन यूजेस द लेजिस्लेटिव मेजोरिटी व्हिच बेनिफिट्स द डिफेक्टर्स। जैसे शिंदे ग्रुप 54 में से आई थिंक 36 एमएलए अपने साथ ले गए, तो वो लेजिस्लेटिव मेजोरिटी ले गए और इलेक्शन कमीशन यही यूज कर लेता है। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने दो डायरेक्शन दी थी इसमें, टू लेवल टेस्ट दिया था। फर्स्ट की पार्टी मेजोरिटी देखिए ओवरऑल पार्टी ऑर्गेनाइजेशन में किसके पास मेजोरिटी है ये देखिए इलेक्शन कमीशन, और दूसरा वो ये देखे कि इस पार्टी का जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा, हर पार्टी का एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है, उस कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग इनका लीडर कौन है। और उसके अकॉर्डिंग 2018 में शिवसेना ने इलेक्ट किया था कि उद्धव बाला साहेब ठाकरे हमारे लीडर हैं। बट जो स्पीकर हैं उन्होंने 2018 का कॉन्स्टिट्यूशन कंसिडर ही नहीं किया, उन्होंने किया 1999 का कॉन्स्टिट्यूशन कंसिडर शिवसेना का। उस टाइम उन्होंने कोई लीडर इलेक्ट किया ही नहीं था। ठीक है, इसके बाद फास्ट ट्रैक्ड इलेक्शन कमीशन हियरिंग, while speaker delays the disqualification dispute, election commission hearing are fast track under influence further legitimizing defection।
और इलेक्शन कमीशन पे अच्छा खासा इन्फ्लुएंस है इस वक्त गवर्नमेंट का। ये ठीक है, नहीं कह सकते ओपनली, बट है अच्छा खासा। ठीक है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इनके अपॉइंटमेंट प्रोसेस में थोड़ा सा चेंज होना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने तो रेकमेंड किया था चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का इन्वॉल्वमेंट कोलेजियम में, लेकिन गवर्नमेंट ने उसको फिर रिवर्स कर दिया। Engineered resignation. Opposition parties sometimes engineer resignation from the ruling party, promising lucrative position to defectors in new government. जैसे हमारे मध्य प्रदेश में हुआ था एक टाइम, कमलनाथ सरकार गिराई और उसके बाद जो सिंधिया ग्रुप था उसके कई लोगों को मिनिस्टर की पोस्ट दे दी। लेकिन तो ये जानबूझकर रेजिग्नेशन इंजीनियर किए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि वो कहने की बात है कि वो हमारी पार्टी की आइडियोलॉजी से इम्प्रेस हैं या मोदी जी के काम से इम्प्रेस हैं तो वो हमारी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। बाकी सबको पता है वो सब पैसे और मिनिस्ट्रियल पर्क्स एंड प्रिविलेजेस के नाम पर होता है। ठीक है, तो ये कुछ तरीके हैं जिनसे मैनिपुलेट किया जाता है। ये सब चीजें मैं डिटेल में इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि यू नेवर नो, यूपीएससी आजकल प्रीलिम्स में कई क्वेश्चन ऐसे डालता है जो मेंस की तरफ टिल्ट करते हैं थोड़ा। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट यहाँ पर न्यूज था स्वच्छता ग्रीन लीफ रेटिंग। Okay. Swachhta Green Leaf Rating Initiative is a government initiative, first thing, government initiative to ensure world-class hygiene and sanitation in hospitality sector, जो आपके hotels वगैरह होते हैं उनमें. The primary goal is to prevent pollution in water bodies and maintain a clean environment. लॉन्च किसने किया है? तो डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर अंडर मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति इन कोलैबोरेशन विद मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। स्वच्छता ग्रीन लीफ रेटिंग इनिशिएटिव। इसके बाद डिफेंस मिनिस्टर ने लॉन्च की है अदिति स्कीम। मेन गोल क्या है? टू नर्चर द यूथ इनोवेशन एंड हेल्प इंडिया लीप फॉरवर्ड इन फील्ड ऑफ टेक्नोलॉजी। इंडिया मस्ट अचीव द टेक्नोलॉजिकल एज टू बिकम ए डेवलप्ड नेशन एंड नीड टू ट्रांसफॉर्म ऑफ कंट्री इनटू नॉलेज सोसाइटी। ठीक है, सिंगापुर की तरह। सिंगापुर के पास क्या है? कोई रिसोर्सेज नहीं है, कोई नेचुरल रिसोर्स नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन उसने एजुकेशन स्किल्स और इनमें इतना इन्वेस्ट किया कि वो एक नॉलेज इकोनॉमी बन गया। बेस्ट ब्रेन आपको सिंगापुर में मिलते हैं, बेस्ट बिजनेस फैसिलिटीज सिंगापुर में मिलती हैं। ओके, तो लॉन्च किसने किया है? डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, इसने अदिति स्कीम लॉन्च की है टू क्रिएट एन इकोसिस्टम फॉर फोस्टरिंग इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट इन डिफेंस एंड एरोस्पेस बाय एंगेजिंग इंडस्ट्रीज, स्टार्टअप एंड एकेडमिया। डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन अंडर डिफेंस मिनिस्ट्री आता है, 750 करोड़ का प्रोजेक्ट है ये। This Aditi scheme specifically focuses on promoting innovation in critical and strategic defense technologies such as ammunition, explosives, armaments, aerospace, surveillance, sensors, propulsion, artificial intelligence, and other futuristic technologies. It aims to develop 30 deep tech, critical, and strategic technologies. Remember this point. And Technology Watch tool aims to bridge gap between armed forces requirement and innovation ecosystem capabilities. Okay. इसके बाद दिस इज ये है आपका त्रिपुरा से जिसको मिला है जीआई टैग। ओके, रीसा, ये विमेन अपर बॉडी पे पहनती हैं, उसके लिए यूज होता है मोस्टली। त्रिपुरा का है जीआई टैग, बस नाम याद रख लो क्योंकि इस साल कईयों को जीआई टैग मिला है। उड़ीसा से काफी सारे प्रोडक्ट्स हैं, एक एक करके मैं आपको सारे दिखाऊंगा अभी अलग अलग लेक्चर में जैसे जैसे आते जाएंगे। ओके, और जीआई टैग के बारे में याद रखिएगा, जो मैं आपको बार बार एम्फेसाइज कर रहा हूँ उस पॉइंट को, कि इसमें यूज होने वाला हर एक रॉ मटेरियल भी इसी जगह से आए जरूरी नहीं है कि इसी जियोग्राफी से हो। इसमें यूज होने वाला हर रॉ मटेरियल दैट इज नॉट नेसेसरी। हो सकता है इसको बनाने में कई तरह के धागे, जरी और इस सब का यूज किया हो, वो अलग जगह से भी आ सकती हैं, बट फिनिश फाइनल प्रोडक्ट कहाँ बन रहा है उस बेस पर आपको जीआई टैग दिया जाता है। ओके, वर्ल्ड पॉवर्टी क्लॉक। Less than 3% of India's population now living under extreme poverty. एक्सट्रीम पॉवर्टी की बात हो रही है। इनका कहना है कि अब हार्डली इंडिया की 3% से भी कम पॉपुलेशन एक्सट्रीम पॉवर्टी में रहती है। हमारे लिए जानना है वर्ल्ड पॉवर्टी क्लॉक क्या है। दिस वर्ल्ड पॉवर्टी क्लॉक इट ऑफर्स a रियल टाइम पॉवर्टी forecast until 2030 for almost every country globally. It is supported by IFAD and Federal Ministry of Economic Cooperation and Development of Germany. A clock illustrates the global count of individuals living in extreme poverty. It categorizes them by age, by gender, and whether they reside in urban or rural areas. Every second, some individuals rise out of poverty while others slip in, and the clock registers all these changes.
किस तरीके से रजिस्टर करती है, क्या मेथोडोलॉजी है, वो आपसे कहीं नहीं पूछा जाएगा। जस्ट रिमेंबर कि वर्ल्ड पॉवर्टी क्लॉक जैसा कुछ है जो आपको रियल टाइम बेसिस पर दिखाती है। हर सेकंड इसमें चेंजेस होते हैं, कुछ लोग पॉवर्टी से निकल रहे हैं, कुछ लोग पॉवर्टी से बाहर आ रहे हैं। ठीक है, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट एंड फेडरल मिनिस्ट्री ऑफ जर्मनी इसको लॉन्च करती है। इंडिया एंड आईईए, इंडिया इसका पहले से मेंबर था लेकिन अब बन गया है इसका फुल टाइम मेंबर। See, India requested to join International Energy Agency as a full member. इसके डिस्कशन स्टार्ट हुए थे 50th एनिवर्सरी से, एंड इंडिया विल बी, नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट जो आपको प्रॉब्लम्स में पूछे जाते हैं। इंडिया विल बी द फर्स्ट नॉन ओईसीडी कंट्री टू जॉइन दिस, फर्स्ट नॉन ओईसीडी कंट्री, रिफ्लेक्टिंग द चेंजिंग ग्लोबल एनर्जी लैंडस्केप। और मुझे बात है, इंडिया जैसी कंट्री जहाँ इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है, जहाँ पर एनर्जी रिक्वायरमेंट इतनी हाई है, और जैसे जैसे अर्बनाइजेशन इंडस्ट्रियलाइजेशन को और प्रमोट कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में मैंने आपको बताया था कि इसके ग्रीन फुटप्रिंट जो होंगे, कार्बन फुटप्रिंट बहुत ज्यादा होंगे, बहुत ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करेंगे ये। ठीक है, तो इंडिया जैसी कंट्री को तो फिर आपको इंक्लूड करना ही पड़ेगा इसमें। ठीक है, तो इंडिया इज द फर्स्ट नॉन ओईसीडी कंट्री टू ज्वाइन आईईए। आईईए के बारे में जान लेते हैं। ऑटोनमस है, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, विदिन ओईसीडी फ्रेमवर्क। इट वर्क्स विद गवर्नमेंट एज वेल एज इंडस्ट्री टू शेप ए सिक्योर एंड सस्टेनेबल एनर्जी फ्यूचर फॉर ऑल। फाउंड कब हुआ था? 1974 में। ठीक है, इसीलिए इसके 50 साल पूरे हुए थे। इट एंश्योर द सिक्योरिटी ऑफ ऑयल सप्लाई। अब देखिए 1974 में आया ये, एनर्जी सिक्योरिटी की बात है। मैं हमेशा आपको कहता हूँ कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब भी बनाए ना किसी वजह से ट्रिगर होकर बनाए, चाहे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हो या इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी हो। 1973 में आपके यहाँ पे क्या आए थे? ऑयल क्राइसिस वर्ल्ड ओवर, जब क्रूड ऑयल के प्राइसेस एक ही रात में 3 गुना बढ़ गए थे। ठीक है, तो इसी के रिस्पेक्ट में क्या प्रोवाइड करना था कि सिक्योरिटी देनी थी ना सबको, सिक्योर एनर्जी फॉर ऑल। ये इंश्योर करने के लिए ही ये ऑर्गेनाइजेशन बना था 1974 में। ओके, इट वाज क्रिएटेड इन रिस्पांस टू 73-74 oil crisis when the oil embargo by a major producer pushed prices to historic level and exposed the vulnerability of industrialized countries to dependency on oil imports. It consists of 31 member countries and 11 association countries. A candidate country to IEA must be a member country of OECD. Okay, तो इसीलिए इंडिया पहला नॉन ओईसीडी कंट्री बना है जिसके साथ इस तरह की मेंबरशिप इसने स्टैब्लिश की है। अदरवाइज ये जो 31 मेंबर्स हैं उसमें मोस्टली वही होते हैं जो ओईसीडी के मेंबर हैं। दे मस्ट बी ए मेंबर कंट्री ऑफ ओईसीडी। ओके, क्राइटेरिया क्या है मेंबरशिप का वो देख लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट तो आपके पास रिजर्व्स होने चाहिए एटलीस्ट 90 डेज के। जैसे अगर सपोज कि कोई वॉर छिड़ जाती है और किसी वजह से आने वाला पूरा ओशियन में सबने अपने अपने वॉरशिप तैनात कर दिए, कोई भी, जैसे आज हाउदी रिबेल्स कर रहे हैं, ऐसे सपोज कीजिए कि हमारे यहाँ मलाका स्ट्रेट साइड भी हो जाए, तो फिर कहाँ से आएगा ऑयल? ठीक है, पर्शियन गल्फ और आपका रेड सी और मलाका स्ट्रेट, यही 3 मेजर हैं, और एक नीचे केप ऑफ गुड होप। अगर ये 4 रास्ते चोक कर दी जाए तो इंडिया के पास ऑयल सप्लाई कहाँ से आ पाएगा? कहीं से नहीं। तो ऐसी सिचुएशन में वो ये चाहता है आईए कि हर कंट्री के पास एटलीस्ट रिजर्व हो 90 डेज के, कि हमारे पास 90 डेज के यूज लायक जो ऑयल है वो रिजर्व में पड़ा हुआ है। और इसीलिए हमने बनाए हैं ना स्ट्रेटेजिक रिजर्व। स्ट्रेटेजिक रिजर्व हमने बनाए हुए हैं, पुडूर में बनाया हुआ है, मैंगलोर में बनाया हुआ है, चांदीपुर में बनाया हुआ है, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, राइट। वो जो हम पढ़ते हैं स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व अंडर द रॉक कैबन, राइट। तो 90 डेज का रिजर्व रखना जरूरी है। आपने पिछले साल जितना इंपोर्ट किया था उस हिसाब से आप डिसाइड कर लीजिए कि आपका 90 डेज का कितना खर्चा होता है। ओके, ताकि एकदम से ये ना हो कि ऑयल की शॉर्टेज हो गई तो फिर एनर्जी सिक्योरिटी और वो सब अफेक्ट हो जाए, राइट। ये डिमांड रेजिस्टेंट प्रोग्राम चलाता है टू रिड्यूस द नेशनल ऑयल कंजम्पशन बाय अप टू 10%। लेजिस्लेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन टू ऑपरेट कोऑर्डिनेटेड, इसको छोड़ दीजिए। ठीक, लेजिस्लेशन एंड मेजर टू एंश्योर दैट ऑल ऑयल कंपनीज अंडर इट्स ज्यूरिसडिक्शन रिपोर्ट इन्फॉर्मेशन अपॉन रिक्वेस्ट। जितनी भी ऑयल कंपनीज हैं, चाहे वो इंपोर्ट कर रही हो, एक्सपोर्ट कर रही हो, उन्हें रिपोर्ट करना पड़ता है अपनी सारी इंफॉर्मेशन जब भी रिक्वेस्ट की जाएगी। ओके, इंडिया ने ज्वाइन किया ये ऑर्गेनाइजेशन इन 2017 एज एन एसोसिएट मेंबर, बट अब बन गया है फुल मेंबर। इसकी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट जानना जरूरी है। वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक, World Energy Balances, Energy Technology Perspective, World Energy Statistics and Net Zero by 2050. If you were to take my words, तो World Energy Outlook and Net Zero by 2050 are the important ones. Okay, चलिए OECD के बारे में भी जान लेते हैं। जब आया है तो 38 कंट्रीज,
जो और वो ये मोस्टली वो कंट्रीज हैं, आप वेस्टर्न कंट्रीज में अगर सोचेंगे तो आपके दिमाग में क्या आएगा? डेमोक्रेसी है, मार्केट इकोनॉमी है, कोई कंट्रोल्ड इकोनॉमी नहीं है, कम्युनिस्ट टाइप की इकोनॉमी नहीं है, डेमोक्रेसी है प्रॉपर, और मार्केट एकदम फ्री मार्केट है। एस्टैब्लिश ओईसीडी कब किया गया? 1960 में बाय 18 यूरोपियन नेशंस प्लस यूनाइटेड स्टेट्स एंड कनाडा। हेडक्वार्टर है पेरिस, फ्रांस में। To shape policies to foster prosperity, equality, opportunity, and well-being for all. The organization seeks to eliminate bribery and other financial crime worldwide. The OECD maintains the so-called blacklist. ठीक है, याद कीजिए पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाल दिया था, उसके बाद फिर उसको वार्निंग दी गई थी कि हम आपको ब्लैक लिस्ट में डाल देंगे अगर आपने ये सब ना बंद किया, मनी लॉन्ड्रिंग एंड ऑल। ठीक है, अगर आप टैक्स हेवन जैसा बन के कुछ रह रहे हो तो आपको ब्लैक लिस्ट में डाला जा सकता है। India is one of the many non-member economies with which the OECD has working relationship in addition to its member countries. मेंबर कंट्रीज के बीच तो रखता ही है, लेकिन नॉन ओईसीडी कंट्रीज में सिर्फ इंडिया ही एक है जिसके साथ इसने फुल मेंबरशिप दी गई है। ओके, देन ये है हमारा कुलशेखरापट्टिनम। यहाँ पर हम अपना सेकेंड रॉकेट लॉन्चिंग साइट बना रहे हैं तमिलनाडु में, और ये है श्रीहरिकोटा जो कि हमारा पहला रॉकेट लॉन्चिंग साइट है जहां से हम अपने मेजरली रॉकेट्स लॉन्च करते हैं। श्रीहरिकोटा को हम लोग यूज करना चाहते हैं हाई फाई लॉन्चिंग के लिए, जैसे पीएसएलवी है हमारा, जीएसएलवी है, ठीक है, हैवी सैटेलाइट लॉन्च कर रहा है या कुछ और बड़े स्पेस मिशन कर रहा है उसके लिए। जबकि हम कुलशेखरपट्टिनम को डेवलप करना चाहते हैं एज ऑल्टरनेट, ताकि फर्स्ट तो कि यहाँ पे क्राउडेड ना हो ज्यादा, ठीक है, और यहाँ पे हम कुलशेखरपट्टिनम में यूज करना चाहते हैं स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, यानी छोटी छोटी सैटेलाइट, छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स या प्राइवेट वाले कोई प्रोजेक्ट दें कि हमारे लिए ये सैटेलाइट्स लॉन्च कर दीजिए, इस टाइप की चीजें। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक ऑल्टरनेटिव लॉन्च पैड बना रहे हैं। अब एक क्वेश्चन जो आपको पूछा जा सकता है अपने इसमें कि आखिर ये सब ईस्टर्न कोस्ट पे क्यों बनाते हैं हम लोग? ठीक है, आप यूएसए का फ्लोरिडा देख लीजिए ईस्टर्न कोस्ट पे, सभी कंट्रीज ईस्टर्न कोस्ट पर ही क्यों बनाती हैं? अब पहली बात तो ये रखिए कि हमारा अर्थ किधर इस तरीके से मूव करता है। Now, reasons why launching sites are located on the eastern coast. Eastern coast location offers several benefits. First, fuel save करता है, because launching rockets from eastern coast ये harness करता है अर्थ की रोटेशन को, granting them initial velocity and reducing the fuel requirement. So this is one benefit जिस वजह से ईस्टर्न कोस्ट पे बनाए जाते हैं। दूसरा है इक्वेटोरियल पोजीशन। The spaceport's proximity to equator further enhances launch efficiency. Rockets launched closer to equator receive an additional boost from Earth's rotational speed, making it easier to reach the orbit. आपको पता है कि अर्थ की अगर रोटेशन स्पीड देखेंगे ना, इक्वेटर पे ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू पोल्स। जैसे अगर आप कोई वो बचपन में लट्टू घुमाते थे ना, उसमें अगर आप देखेंगे तो बीच में एकदम सेंटर जो होता है इक्वेटर, उस पर स्पीड ज्यादा होती है हमेशा। तो इसीलिए हम लोगों ने इसको जानबूझकर साउथ की तरफ बनाया। ऐसा नहीं है कि नॉर्थ इंडिया में नहीं बना सकते थे, बना सकते। या कोस्ट ही चाहिए आपको तो बंगाल की कोस्ट ले लो, उड़ीसा की ले लो, बट नो, हम इसको थोड़ा सा इक्वेटर के करीब रखना चाहते हैं। तो ये दो बेनिफिट आप याद रखेंगे एग्जाम के लिए। नेक्स्ट इज कि ये जो न्यू स्पेस पोर्ट फैसिलिटी बना रहे हैं इसके एडवांटेज क्या है? तो ये एक एडवांटेज तो ये आता है कि हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पे हमारे जो रॉकेट्स यहाँ से लॉन्च होते हैं ना श्रीहरिकोटा से, ये सीधे नहीं जा सकते क्योंकि आप श्रीलंकन एयर स्पेस में घुस जाओगे। आपको पहले थोड़ा सा ईस्टवर्ड जाना पड़ता है, उसके बाद आप साउथ की तरफ जाते हो। एलिमिनेटिंग द डाइवर्जन ड्यू टू श्रीलंका एयर स्पेस। Currently, rockets launched from existing aircraft at Sriharikota must head the east, थोड़ा सा ईस्ट में जाएंगे पहले before turning to south. The trajectory is necessary to avoid the flying over the airspace of neighboring Sri Lanka. Rockets now can, अब ये जो नया हमारा लोकेशन पे बन रहा है, it can now take a more direct path without encroaching on Sri Lanka's airspace, enhancing launch efficiency. See, यहाँ से अब हम सीधे जा रहे हैं, ये जो आप येलो लाइन देख रहे हैं, हम सीधा जाएंगे कोई श्रीलंका के एयरस्पेस। अदरवाइज हम लोग पहले यहाँ से सीधे नहीं जा सकते थे, हमें यहाँ से थोड़ा सा टर्न होके आना पड़ता था। तो एफिशिएंसी इंप्रूव करेगा। दूसरा, इट इज मोर क्लोजर टू इसरोज प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स। इसरो का प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स है महेंद्रगिरी पर्वत पे, ठीक है, विच इज मच क्लोजर टू कुलशेखरापट्टिनम than to Sriharikota, and this proximity facilitates the transportation of rocket components, reducing both time and cost. ओके, तो इस तरह के क्वेश्चन पहले पूछे गए हैं कि हम ईस्टर्न कोस्ट पर ही क्यों बनाते हैं। ओके, और मैंने आपको बता दिया है कावेरीपट्टनम ये हम मोस्टली यूज करेंगे स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स के लिए, जो हमारा एक नया रॉकेट बन रहा है, ताकि वो छोटे छोटे सैटेलाइट, छोटे छोटे कम वेट वालों को कर सके। क्योंकि छोटी सैटेलाइट्स के लिए आप पीएसएलवी जैसी चीज यूज कर रहे हो तो अपनी कॉस्ट बढ़ा लेते हो,
और अगर आपकी कॉस्ट ज़्यादा है तो फिर आपके पास ज़्यादा प्रोजेक्ट्स आएंगे नहीं, वो प्रेफर करेंगे कि लॉन्चिंग कॉस्ट जितनी कम हो उतना अच्छा है। ड्राई आइस, गुरुग्राम के रेस्टोरेंट में कुछ ऐसा हुआ है कि लोगों ने पता नहीं क्या गलती से दिया, जानबूझ के दिया, उन लोगों ने यहाँ पर सॉलिड फॉर्म ऑफ, एक तो सॉलिड फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होती है, दैट वी ऑल नो, ओके, कॉमनली यूज की जाती है एज अ कूलिंग एजेंट इन आइसक्रीम एंड फ्रोजन डेजर्ट, ओके, बट इट मस्ट नेवर बी टच्ड विद बेयर हैंड्स, लेट अलोन इंजेस्टेड। और यहाँ पे इन लोगों ने खा लिया और इनके गले, फूड पाइप वगैरह डैमेज हो गए। नहीं, इसको आप बेयर हैंड से भी टच नहीं कर सकते। तो इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। ड्राई आइस, इट इज अ सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म्ड बाय कंप्रेसिंग एंड कूलिंग कार्बन डाइऑक्साइड गैस। डिफरेंस बिटवीन रेगुलर आइस एंड ड्राई आइस, सी रेगुलर आइस जो मेल्ट हो जाती है, विच मेल्ट्स इनटू लिक्विड वाटर, द ड्राई आइस गोज सब्लिमेशन, यानी कि सीधे ये सॉलिड से गैस बनेगी, ये बीच में लिक्विड नहीं बनेगी। नॉर्मल आइस पहले लिक्विड बनती है, फिर अगर और हुआ तो इवेपोरेट होके गैस बन सकती है। ये ट्रांजिशनिंग डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज सब्लिमेशन। ठीक है, ये सब्लिमेशन जो है उसको कहते हैं सॉलिड से डायरेक्ट गैस में चले जाना without going through the liquid. This sublimation process releases large volume of carbon dioxide gas. Dry ice is commonly used as a cooling agent for food products like ice cream, frozen dessert, etc. And dry ice is also used for applications such as preservation and creating special effects like fog. जैसे आप लोग वो शादी वगैरह में देखते हैं ना, स्टेज पे फॉग क्रिएट किया जाता है, उसमें यूज होती है, या स्मोक क्रिएट करने में यूज होती है। इट ऑल्सो फाइंड यूज इन इंडस्ट्रियल क्लीनिंग प्रोसेसेस लाइक ड्राई आइस ब्लास्टिंग। हैजार्डस नेचर होता है इसका, क्योंकि अगर आपने इंजेस्ट कर ली, इफ इंजेस्टेड, बिकॉज ड्राई आइस सब्लिमेट्स रैपिडली व्हेन इट कम्स इन कांटेक्ट विद मॉइस्चर इन द माउथ और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, इट रिलीजेस कार्बन डाइऑक्साइड गैस विच कुड पोज डेंजर एंड ब्रेथलेसनेस। आपकी बॉडी के अंदर ही कार्बन डाइऑक्साइड गैस का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। इट में ऑल्सो कॉज बर्न्स, ब्लॉटिंग, वॉमिटिंग एंड इवन लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन लाइक स्टोमक एंड इंटेस्टाइनल परफोरेशन। सो जिन्हें रेस्टोरेंट्स में खाने का शौक है, जरा ध्यान से। ओके, यहाँ पर हमें एक नया स्पीशीज मिला है जो आप इमेज में देख कैसे है। अरे, बिगोनिया नराहरी मिला कहाँ से? अरुणाचल से। एंड देयर इज क्रिटिकल नीड फॉर कंजर्वेशन। इट इज ए न्यूली डिस्कवर्ड फ्लावरिंग प्लांट स्पीशीज बिलोंगिंग टू बिगोनिया जीनस। द स्पीशीज नेम्ड एज नरहरी, ये एक प्रोफेसर के नाम पे रखा गया है, नरहरी शास्त्री, फॉर इज कंट्रीब्यूशन टू वेलबींग ऑफ द रीजन एंड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ जर्म प्लाज कंजर्वेशन सेंटर फॉर बायो रिसोर्सेज इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया। बिकोनिया नरहरी के बारे में जानते हैं। एक वाइब्रेंट ब्लू iridescence when exposed to direct light, a unique characteristic that helps distinguish it from related species during identification. Currently, Begonia narhari is only found in Lohit district of Arunachal. This you should remember. सिर्फ अरुणाचल में मिलेगा, क्योंकि पहले भी एक फ्रॉग का स्पीशीज मिला था और क्वेश्चन ऐसा पूछा गया था, दो स्पीशीज मिले थे फ्रॉग के, क्वेश्चन सिंपल पूछा गया था किस रीजन से मिला है, उसका आंसर वेस्टर्न घाट था। ओके, तो दिस बेगोनिया नरहरी, ये एक फ्लावर स्पीशीज है और ये आपको सिर्फ सिर्फ अरुणाचल में मिलता है। ठीक है, बट दिक्कत ये है कि हम इसका आईयूसीएन स्टेटस पता नहीं लगा सकते बिकॉज देयर इज अ कंडीशन ऑफ डेटा डेफिशिएंसी। The limited habitat and possible threats of agriculture expansion, fire, timber extraction highlight the importance of focused conservation effort. But data sufficient नहीं है, इसलिए इसका आईयूसीएन स्टेटस पता लगाया नहीं जा सकता। ओके, ये देखिए आप इसकी पत्ती पे देख सकते हैं, यहाँ पे हल्का सा ब्लूइश कलर, ये आइडेंटिफिकेशन में इसको यूनिक बनाता है। नो, लुक एट दिस इमेज, ये ट्री पे आपको रिंग जैसे दिख रहे होंगे। रेयर ट्री फाइट्स ए लूजिंग बैटल इन नॉर्थ केरल, एन अननोन एंड फास्ट स्प्रेडिंग डिजीज हैज अफेक्टेड Inthupana. Farmers say no efforts are in place to protect these trees that are known for medicinal and nutritional properties. ये रिंग बहुत रेयर है, बहुत रिंग जैसे बने होते हैं इसमें नीचे से ऊपर तक। ओके, मोस्टली इसको हम लोग क्वीन सागो भी कहते हैं। ये नेटिव है सदर्न इंडिया और श्रीलंका का। इट इज क्लासिफाइड एज साइकैड फैमिली विच रैंक्स अमंग द प्लैनेट्स मोस्ट थ्रेटेंड प्लांट ग्रुप. These plants originate around 300 million years ago during Carboniferous period, making cycads the oldest surviving group of seed plants.
इंडिया में अगेन मैं बार बार एम्फेसाइज करता हूँ कि जो लोकल नेम है ना, ये आपको पूछ लिए जाते हैं, ये लोकल नेम जानना जरूरी है। इंथुपना कहते हैं केरल में, उसके अलावा कन्नड़ में इसे मुंद इसालू कहते हैं, एंड मदन कामराज कहते हैं तमिल में, एंड मालाबारी सुपारी कहते हैं मराठी में। राइट, तो अगर ये 3-4 नाम देके पूछा जाए तो सिंपल आंसर टिक करना एक तरह का ट्री स्पीशीज है, ठीक है, और जो कि सबसे पुराना सीड प्लांट माना जाता है 300 मिलियन ईयर एगो। कैरेक्टरिस्टिक्स, ओनली रिमेंबर दैट एवरग्रीन ट्रीज है, हाइट भी अच्छी खासी हो जाती है 25 फीट तक की। ड्यूरिंग एक्सट्रीमली ड्राई पीरियड्स ये भी अपने लीव्स को शेड कर देता है, ठीक है, उसके बाद भी ये एवरग्रीन की कैटेगरी में आ रहा है बट ओके। इट टेक्स 40 to 50 ईयर्स फॉर दिस ट्री टू बियर फ्रूट, बहुत लंबा टाइम होता है ये। जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन वही वेस्टर्न घाट्स में मिलेगा हमें, केरल, कर्नाटका, तमिलनाडु, सदर्न महाराष्ट्र। ओवरऑल वर्ल्ड में 9 साइकैड स्पीशीज हैं, जिसमें से 6 आर नेटिव टू इंडिया। इट इज अ वैल्यूएबल प्लांट यूज फॉर न्यूट्रिशन बाय लोकल कम्युनिटीज इन वेस्टर्न घाट्स। व्हाट इज कटक्स फेम्ड सिल्वर फिलिग्री बक? इसे भी जीआई टैग मिला है, कटक का है, उड़ीसा का। उड़ीसा से इस बार बहुत ज्यादा प्रोडक्ट्स को मिला है, बहुत ज्यादा, ठीक है। नाम है रूपा तराकाशी, इमेज आप देख ही सकते हैं, देखने में बहुत सुंदर भी लग रहा है, ठीक है। रूपा तराकाशी, रूपा तराकाशी इज वन ऑफ द मोस्ट एक्सक्यूसिव सिल्वर क्राफ्ट्स practiced in Silver City of Cuttack in Odisha. The art form has a rich history dating back as far as 12th century. It received considerable patronage under the Mughals. It changed its form with changed rulers. In this work of craft, silver bricks are transformed into thin, fine wires called tar or foils. इसलिए उसका नाम भी ताराकाशी है. From which silver filigree is made with all design called as काशी. Okay? तो तार यूज हो रहे हैं और काशी की जा रही है, इसलिए ताराकाशी। While different grades of silvers While different grades of silver are used in the main metal alloy, the craftsmen also use other metals such as copper, zinc, cadmium, tin. ऐसा नहीं है कि सिर्फ सिल्वर ही यूज हो रहा है, और भी तरह की चीजें यूज हो रही हैं। The skilled artisans involved in the filigree work are known as रूप बनियास या फिर रोपिया कार्स। They create variety of items like jewelry worn by Odissi dancer, decorative artifacts, accessories, religious, culture pieces, etc. ओके, इसके बाद मजूली, मजूली मास्क को भी जीआई टैग मिला है, अगेन असम में है, आप जानते होंगे ब्रह्मपुत्रा रिवर में सबसे बड़ा रिवराइन आइलैंड है मजूली। ओके, और ये मास्क है जो आप सामने देख सकते हैं, बस नाम ही याद रखना है। अगर मैच द फॉलोइंग में आ गया तो ठीक है, कौन सा किस स्टेट से है, अदरवाइज इतना कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसरो इसरो की मदद ली जा रही है यहाँ पर। ये जो हमारे वीसैट कम्युनिकेशन होते हैं, यानी कि डायरेक्ट सैटेलाइट के थ्रू आप एंड यूजर, आप लोगों तक ये इंटरनेट सर्विस पहुंचाई जा सकती है, या फिर ग्राउंड स्टेशन पे कोई हब है वहां पर पहुंचाई जा सकती है, फिर वहां से डिस्ट्रीब्यूट की जा सकती है एंड यूजर्स को। इसे कहते हैं हम लोग वीसैट कम्युनिकेशन सिस्टम। ये मोस्टली यूज किया जाता है उन रिमोट एरियाज में जहां पर कि आप टेलीकम्युनिकेशन और इनकी पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करना आसान नहीं होता है, तो कम खर्चा करने के लिए आप कोशिश करते हो कि डायरेक्टली वीसैट के थ्रू कोशिश की जाए, ठीक है। ये जो ऊपर आप देख रहे हो सैटेलाइट, इसमें एक रडार लगा होता है, वेरी स्मॉल एपरेचर टर्मिनल, इज ए टू वे सैटेलाइट ग्राउंड स्टेशन इक्विप्ड विद डिश एंटीना रेंज फ्रॉम के फंक्शनैलिटी। रिमेंबर, टू वे कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है। दे रिले डेटा बिटवीन स्मॉल रिमोट अर्थ स्टेशन और अदर टर्मिनल सच एज हब्स एंड ऑल। वीसैट हैंडल बोथ, नैरो बैंड डेटा को भी हैंडल करेगा, ब्रॉडबैंड को भी करेगा। देखिए, पहले यूपीएससी ने 2020 में एक बहुत ही टफ क्वेश्चन पूछा था, जो शायद अब तो इतना टफ फील नहीं होगा, अब तो हम ये सब टेक्नोलॉजी देख रहे हैं, एआर एंड वीआर को लेकर, ठीक है। और उसी से पहले आपको वोल्टे और एक और कोई टर्म था उसको लेकर भी पूछा था। तो इस तरह के टफ क्वेश्चंस के लिए तैयार रहिएगा। फिलहाल के लिए यहाँ पे बस इतना याद रखिए, टू वे कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है, नैरो बैंड डेटा हो या ब्रॉडबैंड, दोनों को हैंडल कर सकता है। नैरो बैंड में जैसे आपका क्रेडिट कार्ड ट्रांजेक्शन आ गया, या आरएफआईडी जो आप टोल पे आजकल कार पे चिपका देते हो, ओके। ब्रॉडबैंड की बात करें तो वो प्रॉपर इंटरनेट एक्सेस, सैटेलाइट सर्विस, वीडियो कॉल एंड ऑल दोस, वो सब ब्रॉडबैंड की कैटेगरी में आता है, ओके। यूजफुल होगा ये हमारा रिमोट लोकेशंस में कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, या फिर ऑन द मूव कम्युनिकेशन, जैसे कि ट्रेन में आप जा रहे हो, ट्रेन में वाईफाई फैसिलिटी आपको दी जाए, या फिर जो शिप्स वगैरह चल रही है वहां पर मोबाइल मैरीटाइम कम्युनिकेशन में, उसमें ये काम आती है। एडवांटेजेस,
फर्स्ट चीज की कोई फिजिकल नेटवर्क नहीं चाहिए हमें, ठीक है, कोई अंडरग्राउंड सी टेबल केबल वगैरह नहीं डालनी है या ओवरऑल वायर्स नहीं डालने, ये सब नहीं, ठीक है, डायरेक्ट कम्युनिकेट करता है सैटेलाइट्स के थ्रू इंस्टेड ऑफ ए फिजिकल लिंक, दिस इज वन. Second is independent operation. VSAT system can operate independently for local telecommunication network, serving as a backup for wired network in case of failure. अगर जैसे कहीं जब वॉर वगैरह हो जाती है तो सबसे पहले आपका ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है इसी को टारगेट किया जाता है. सपोज कीजिए कि आपकी टेलीफोन लाइंस, इंटरनेट लाइंस, ये सब वॉर में डिस्कनेक्ट कर दी जाए, मतलब जानबूझकर ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर पे पहले अटैक किया जाए जिससे आप पूरा कम्युनिकेशन कर रहे हो वॉर के टाइम, ठीक है, तो ऐसे टाइम पे फिर आपको सैटेलाइट ही काम आएंगी, यानी कि ये वी सैट सिस्टम ही काम आएगा. तो इसको सिर्फ रिमोट एरियाज में सर्विस देने के हिसाब से मत देखिए, इसको वो जो वो जो हमारा होस्टाइल टाइम आएगा कभी वॉर का, उस तरह का. जैसे इराक में जब यूएसए ने अटैक किया था ना, तो उसने क्या किया था, उसने अपना जीपीएस बंद कर दिया था उस टाइम. अब जीपीएस बंद हो गया, अब आप सोचिए कि खुले आसमान में एयरक्राफ्ट उड़ रहे हैं, एयरफोर्स, बट उनका वो जीपीएस काम नहीं कर रहा, उन्हें कुछ नहीं पता है कि किधर जाना है, कहाँ बम गिराना है, कुछ नहीं, ठीक है. तो इसलिए फिर अमेरिकन आर्मी के जो चीफ थे उन्होंने कहा था कि ये वॉर हमें ऐसे लगी जैसे कि कोई शेर भाग रहे कुत्तों का शिकार कर रहा हो. ओके, तो ऐसे में ये वी सैट क्यों क्यों आपका नॉर्थ कोरिया इस वक्त प्रेजेंट में रशिया से बोल रहा है कि मुझे सैटेलाइट स्टैब्लिश करने में मदद करो, इसीलिए बोल रहा है क्योंकि कल को अगर यूएस ने ये सारा सिस्टम बंद कर दिया अपने यहाँ से, जो कि पूरा ग्लोब रिलाई करता है उस पर, तो क्या करेंगे, उसकी क्या मिसाइल्स, क्या न्यूक्लियर वेपन, कुछ नहीं कर पाएगा, राइट. इसलिए वो अपना खुद का सैटेलाइट सिस्टम डेवलप करना चाहता है रशिया की मदद से. Easy deployment. VSAT can be installed in remote locations with minimal infrastructure requirement as satellite signals can be redirected to various locations through a central hub. बट डिसएडवांटेज भी है. सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है लेटेंसी. लेटेंसी इज लाइक कि मैंने यहाँ से मैसेज भेजा, ऊपर गया, फिर वहां से वापस रिले होके जिसको मैंने भेजा था वहां तक आया, तो भेजने से रिसीव होने के बीच का जो टाइम लैग लगा ना, उसे कहते हैं लेटेंसी. और इस कम्युनिकेशन में लेटेंसी थोड़ी ज्यादा होती है. VSAT suffer from latency due to time delay in signals traveling between space to the ground, especially noticeable in two-way communication. अब सपोज करिए टू वे है कि यहाँ का आदमी भी फिर मुझे भेज रहा है, तो काफी टाइम चला जाएगा ना, तो लेटेंसी इसकी थोड़ी सी हाई होती है. सिग्नल की क्वालिटी चेंज हो जाती है. वेदर कंडीशन अगर है, जैसे ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है कहीं पे बिल्डिंग या ट्रीज का, तो ये डिस्टॉर्ट कर सकता है सिग्नल्स को बिटवीन सैटेलाइट एंड द अर्थ स्टेशन. ओके, यहाँ पर यूएसए की जो कोस्ट गार्ड है, हमारी भी कोस्ट गार्ड, उनकी भी कोस्ट गार्ड, उसने सिर्फ एक एक्सरसाइज की है, सी डिफेंडर 2024. ओके, जस्ट इतना ही, डिटेल में मत जाया करो. अब आपकी जो मैगजीन्स वगैरह होती हैं इन रद्दी चीजों को भी डिटेल दे देंगी, इतना बड़ा पैराग्राफ लिख के, और वो फिर आप टाइम वेस्ट करते रहते हो. आएगा अगर तो सिंपल मैच करने को आएगा, किसके साथ की हमने, यूएस कोस्ट गार्ड के साथ. ओके, कहाँ हुई है, हमारे पोर्ट प्लेयर में, दैट्स ऑल, इतना ही जानना है. इंडिया एआई मिशन 10,000 करोड़ रुपए के साथ किया गया है ताकि प्राइवेट प्लेयर्स को मदद मिले. अब देखिए इसके लिए क्या है कि लार्ज डेटा चाहिए होता है आपको, फिर आप ट्रेन करते हो उसको, लार्ज लैंग्वेज मॉडल तैयार करते हो, और इस पे बेस पे स्टार्टअप इसको यूज करते हैं अपने चैट जीपीटी जैसे मॉडल्स को ट्रेनिंग देने के लिए, ठीक है. और इनकी ट्रेनिंग पूरी तरीके से डिपेंड करती है कि कितना ज्यादा और अच्छी क्वालिटी का डेटा इनको ट्रेन करने के लिए यूज किया गया है. और अब उसके लिए हमें जो इतना सारा इन्वेस्ट करना पड़ता है, ये प्राइवेट आदमी के बस की नहीं है, कोई स्टार्टअप इसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकता, तो ये सरकार करके देगी, ऑब्वियसली इन पार्टनरशिप विद प्राइवेट ओनली. ओके, तो ये कुछ कंपोनेंट्स हैं इसके, ये जो हमने इंडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन लॉन्च करा है, एक बार इसके कंपोनेंट्स देख लीजिए. India AI compute capacity. The objective is to develop AI compute infrastructure comprising 10,000 or more graphic processing unit. अगर आपने आज का इंडियन एक्सप्रेस सुना था एनालिसिस, तो उसमें भी यही चीजें कराई थी मैंने. ये 10,000 से ज्यादा जीपीयूज का इंफ्रास्ट्रक्चर हमें बनाना होगा, और इनमें से एक जीपीयू की कॉस्ट आती है आपको समथिंग $10,000. ओके, यानी कि अगर हमने ये पूरा 10,000 का ये क्रिएट करना है, तो इसका टोटल खर्चा आएगा 8,000 करोड़ रुपए, ठीक है. और हमारा तो टोटल प्रोजेक्ट ही 10,000 करोड़ का है, तो ये ऑब्वियस सी बात है कि इसमें हमें ट्रिपल पी यूज करना पड़ेगा, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप. गवर्नमेंट सिर्फ इंसेंटिवाइज करेगी आपको ये इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करने में. और एक बार को अगर ये कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप हो गया, ठीक है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल हम लोगों ने बना लिए, उसके बाद जो स्टार्टअप्स होंगे वो इसको यूज कर पाएंगे अपने अलग अलग मॉडल्स बनाने के लिए, उनको ट्रेन करने के लिए, राइट. अब अगर आप किसी स्टार्टअप से कहो कि आप ही बना लो ये कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, तो वो 8,000 करोड़ कहाँ से लगा लेगा, नॉट पॉसिबल, right. Similarly, via partnership between public and private sector, additionally, AI marketplace will be developed to provide AI as a service and pre-trained models to AI innovators.
Now note that this AI compute infrastructure will be implemented through private public partnership with 50% viability gap funding. If compute price decrease, the private entity must increase the compute capacity with the same budget to meet the growing demand. सेकंड इसका फीचर है इंडिया एआई इनोवेशन सेंटर्स बनाए जाएंगे. द सेंटर विल क्रिएट एंड यूज its own large multimodal models and domain specific foundational models in critical sector. थर्ड, इंडिया एआई डेटा सेट प्लेटफॉर्म बनाए जाएंगे. इंडिया एआई एप्लीकेशन डेवलपमेंट इनिशिएटिव, ये वाला होगा मोस्टली नॉन पर्सनल डेटा सेट्स. एआई फ्यूचर स्किल्स वगैरह दी जाएंगी अंडर ग्रेजुएट कोर्स में, मास्टर्स पीएचडी लेवल पर, ताकि जिन लोगों को इंटरेस्ट है इसमें उनको और बेटर ट्रेन किया जा सके. स्टार्टअप को फाइनेंसिंग दी जाएगी, आपकी सीड कैपिटल दी जाएंगी. सेफ एंड ट्रस्टेड एआई के लिए अच्छा रेगुलेशन किया जाएगा इंडिजिनस टूल्स के साथ, ताकि हम फॉरेन पे डिपेंड ना हो. सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है जो आपको एग्जाम पॉइंट से याद रखना है, वो सिर्फ पॉइंट नंबर 1 है. बाकी सब आपका मेंस में लिखने का मटेरियल है. इसराइल, अब तो यूएन ऑफिस ने भी कह दिया है कि इसराइल सेटलमेंट्स इन पैलेस्टीन एरियाज अमाउंट टू वॉर क्राइम. तो अब इसके बारे में दो चीजें जान लीजिए. एक होता है यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स ऑफिस ऑफ हाई कमिश्नर, और दूसरा हमारा ह्यूमन राइट्स काउंसिल. तो फर्स्ट लेट्स सी अबाउट दिस नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन. It is an intergovernmental body within United Nations system. The United Nations Human Rights Commission work closely with Office of High Commissioner for Human Rights. दोनों अलग अलग है, कंफ्यूज नहीं होना. UN Human Rights Commission is one thing. ये वर्क करता है क्लोजली विद द ऑफिस ऑफ हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स. ठीक है. अब ये जो हमारा ह्यूमन राइट्स कमीशन बनाता है, इसने रिप्लेस किया था, पहले भी हुआ करता था एक यूएन कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स. तो आप कह सकते हो कि सिर्फ अपना फेलियर छुपाने के लिए जस्ट नॉमेनक्लेचर चेंज किया. पहले यूएन कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स कहला रहा था, अब यूएन ह्यूमन राइट्स कमीशन कहला रहा है. वर्ड्स इधर उधर किए और कुछ नहीं. ओके. दिस ह्यूमन राइट्स काउंसिल, दिस वाज क्रिएटेड बाय यूएन जनरल असेंबली इन 2006 बाय रेजोल्यूशन. हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा में है. ओके. काम वही सब है, प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स अराउंड द ग्लोब. इट एड्रेस सिचुएशन ऑफ ह्यूमन राइट्स वायलेशन, जैसे कि इजराइल में इस वक्त सिचुएशन है, गाजा में. ये है ऑफिस ऑफ ह्यूमन राइट्स कमिश्नर. Office of High Commissioner for Human Rights is a leading UN agency on human rights. It works to promote and protect the human rights that are guaranteed under the international law and stipulated in Universal Declaration of Human Rights 1948. Mandate है to ensure the universal enjoyment of all human rights. इसका भी हेडक्वार्टर है जेनेवा में. Okay, so that's it for this session. I hope you enjoyed the lecture. Thanks for joining. Have a great day and keep learning.